कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से भी अरशद शरीफ की मौत को कत्ल करार दे दिया गया है। कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन के मार्टिन मार्विन ने निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अरशद शरीफ को वाज़े तौर पर मनसूबाबंदी करके कत्ल किया गया। मार्टिन मार्विन जीना ने कहा कि तहकीकात से जाहिर होता है कि ये अंदर के लोगों की कार्रवाई है। कार्रवाई से जाहिर होता है कि अरशद शरीफ की निगरानी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि पुलिस का मौक़िफ़ कमज़ोर है कि अरशद शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त के सबब हुआ। अरशद शरीफ जिसकी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे वो अहम अफराद ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बात भी वाज़ेह है कि अरशद शरीफ पर गोली चलाने वाले तरबियत याफ्ता थे। दुनिया के तमाम ममालिक में करप्शन से मुतल्लिक कीनिया पुलिस का तीसरा नंबर है। इनका मजीद कहना था कि कीनिया पुलिस की 2 दहाइयों की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को दस्तावेजी शक्ल दे चुके हैं। कीनिया पुलिस गैर कानूनी हलाकतों और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से बदनाम है। फराह गोगी के शोहर एहसन गुज्जर ने कहा है कि हमारे जरिए किसी और की किरदार कुशी की जा रही है। हमारा किसी तहाइफ के लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं है। निजी टेलीविजन में सहाफ़ी जावेद चौधरी को इंटरव्यू देते हुए एहसन गुज्जर ने कहा कि सामान किसने बेचा, किसने लिया, कैसे बेचा, इसके पैसे कहाँ गए। फराह का इससे कोई लेना देना नहीं है और जितना मैं खातूने अव्वल को जानता हूँ इनका भी इस किस्म के कारोबार और लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं है। फराह से मुतल्लिक मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कभी सरकारी कामों में मुदाखलत नहीं की और ना ही हमारी ऐसी तारीख है। हम कोई पहली बार सियासत में नहीं आए। जावेद चौधरी के सवाल पर कि अगर जो शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है वो सबूत ले आए तो, इस पर इनका कहना था कि सबूत होता है और काबिल कबूल होता है, लेकिन अगर कोई ऐसे ऑडियो बना कर सबूत लाता है तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। इनके पास सबूत तो तब होगा जब फराह वहाँ खुद या कोई नुमाइंदा गया हो। एहसन गुज्जर ने कहा कि अगर वो कहते हैं कि खुद आकर डील की तो वो कहाँ आए दुबई, क्योंकि हमारे घर तो वो नहीं आए और ना ही तहाइफ आए। उन्होंने उमर फारूक से मुलाकात से इनकार करते हुए कहा कि उमर फारूक साहब को ना फराह कभी मिली है और ना जानती है और ना फराह का किसी तहाइफ के लेने देने और बेचने से कोई ताल्लुक है। ये एक झूठी कहानी है। उन्होंने कहा कि दुबई की हर ज्वेलरी शॉप पर सीसीटीवी लगे हुए हैं तो कोई फुटेज निकाले। ये जो 2 मिलियन का इल्ज़ाम है इसकी रसीदें दे। हमने इमरान खान के पास कोई तहाइफ नहीं देखे। हमने हमेशा इनके बाजू और अलमारियां खाली देखी हैं। जहां तक इनके घर में हमारी रसाई है, हमने कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहां कोई लॉक लगा हो। हमने घड़ियां देखी, ना हम इसके ताजिर हैं और ना इसका शौक है और ना ही इनकी कीमतें पता हैं। हमें उमर फारूक का मालूम ही नहीं है। इनकी दुकान कहाँ है, दुबई में या पाकिस्तान में, हमें इसके बारे कुछ मालूम नहीं। ऑस्ट्रेलिया के कानकुनी के अरबपति एंड्रियो फॉरेस्ट ने जंगज़दा यूक्रेन की तामीर नौ में मदद के लिए एक फंड शुरू किया है जिसकी मालियत कम से कम $25 बिलियन होने की उम्मीद है। एंड्रियो फॉरेस्ट और इनकी अहलिया ने फंड के लिए $500 मिलियन का वादा किया है, जबकि इनके मुंतज़मीन का कहना है कि आखिरकार ये बढ़कर $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। यूक्रेन ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तवानाई और टेलीकॉम नेटवर्क्स में सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। यूक्रेनी सदर ने कहा, हम इस हकीकत का फ़ायदा उठाएंगे जो कुछ रूसियों ने तबाह किया है इसे आसानी से जदीद तरीन सब्ज़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से तब्दील किया जा सकता है।
फंड ने कहा कि वो लैरी फिंक के साथ काम कर रहा है, जो सरमाया कारी की बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक के चेयरमैन हैं, और इसे खुद मुख्तार दौलत के फंड्स और दीगर पेशावर सरमायाकारों की हमायत हासिल करने की उम्मीद है। मार्च के अवाइल में फंड पर काम करने के बाद से एंड्रियो फोरस ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन, इस वक्त के बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से इस मंसूबे पर तबादला ख्याल किया है। एंड्रियो फोरस ने बीबीसी को बताया, सदर ज़ेलेंस्की इसे मौके के तौर पर देखते हैं कि कोयले से चलने वाली पुरानी और न्यूक्लियर पावर स्टेशनों को बिल्कुल नई सब्ज़ तवानाई से तब्दील किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा, ये सरमाया इस वक्त दस्तयाब हो जाएगा जब रूसी अफवाज को यूक्रेन के आबाई इलाकों से हटा दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी खबर-रसाई एजेंसी के मुताबिक रिपब्लिकन्स ने अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात के एक हफ्ते बाद कांग्रेस के ऐवान-ए-ज़ेरी में अक्सरियत के लिए दरकार 218 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। अगरचे ऐवान-ए-नुमाइंदगान में पार्टी का मार्जिन इंतहाई कम है, लेकिन ये अमेरिकी सदर जो बाइडेन के एजेंडे को अगले 2 सालों तक रोकने के लिए काफ़ी है। लेकिन जनवरी में नई कांग्रेस के इजलास के वक्त सेनेट पर डेमोक्रेट्स का कंट्रोल बरकरार रहेगा। रिपब्लिकन, जिन्होंने दोनों ऐवानों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की उम्मीद की थी, ने पिछले हफ्ते के वस्त मुद्दती में तवक्कुआत को कम किया, लेकिन उन्होंने बुध को वो सीट जीत ली जिसकी इन्हें अपने ऐवान में अक्सरियत के लिए ज़रूरत थी, जब कैलिफोर्निया का 27वां ज़िला माइक ग्रेसिया के पास गया। CBS के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी का अब 435 सीटों वाले ऐवान में 218 से 223 सीटों के दरमियान जीतने का इम्कान है। दूसरी जानिब केविन मैककार्थी, जिन्हें रिपब्लिकन्स ने मंगल के रोज़ ऐवान के अगले स्पीकर के तौर पर डेमोक्रेट नैन्सी पेलोसी की जगह लेने के लिए अपने नामजद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया था, ने चैम्बर को सरकारी तौर पर पलट जाने का जश्न मनाया। कैलिफोर्निया के कांग्रेसमैन ने बुध की रात ट्वीट किया, अमेरिका एक नई सिमत के लिए तैयार है और हाउस रिपब्लिकन डिलीवर करने के लिए तैयार है। स्पीकर मुंतखब होने के लिए हाउस रिपब्लिकन अक़लियती रहनुमा को पूरे ऐवान के 435 अरकान की अक्सरियत की हमायत हासिल करनी होगी, लेकिन नैन्सी पेलोसी ने बुध की रात एक बयान में इस अज़म का इजहार करते हुए कहा कि वो खामोशी से अपना दस्ता नहीं छोड़ेंगी। इस ओहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून 82 साला नैन्सी पेलोसी ने वाशिंगटन में अपने मुस्तकबिल के बारे में क़यास राइयों के दरमियान अपनी प्रेस रिलीज में इस बारे में कुछ नहीं कहा कि आया वो अक़लियती रहनुमा के तौर पर बरकरार रहने का इरादा रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सवाल किया कि क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए जगह का तयन किया गया है, इंतज़ामिया से पूछकर अदालत को आगाह किया जाए। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में इंतज़ामिया से पूछकर बताने का हुक्म दिया। समाअत के दोबारा आगाज़ पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालत में दोबारा पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि लॉन्ग मार्च के हवाले से इंतज़ामिया ने क्या किया है। इस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि इंतज़ामिया को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए PTI का ख़त मिला। इंतज़ामिया ने PTI से तारीख, वक्त और जगह का पूछा, जिसका जवाब नहीं दिया गया। वज़ीराबाद वाक़े से पहले PTI ने खून रेजी की बातें की। वाक़े के बाद इंतज़ामिया ने PTI को इस्लामाबाद दाखिले की इजाज़त देने से इनकार किया,
اسلام آباد میں جلسے کی اجازت پر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ جسٹس عائشہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ تو کافی دنوں سے چل رہا ہے، کیا آپ نے انتظامیہ سے رجوع کیا ہے؟ لانگ مارچ کے معاملے میں جلدی کیا ہے اور انتظامیہ کی غفلت کیا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ لانگ مارچ سیاسی مسئلہ ہے جس کا سیاسی حل ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے مسائل میں مداخلت سے عدالت کے لیے عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی درخواست میں ایک آڈیو کا ذکر کیا ہے۔ اس آڈیو میں ہتھیار لانے کا ذکر ہے۔ آڈیو سچ ہے یا غلط، لیکن اس سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ احتجاج کا حق لامحدود نہیں، آئینی حدود سے مشروط ہے۔ اگر واضح طور پر آئینی خلاف ورزی کا خطرہ ہو تو عدلیہ مداخلت کرے گی۔ ہو سکتا ہے خلاف ورزیوں پر دوسرے فریق کا اپنا موقف ہو۔ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی پر عدالت کے لیے معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ عدالت کے حکم عمل درآمد کے لیے ہوتے ہیں۔ اس دوران جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اب تو موجودہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے عدالت کی مداخلت چاہتے ہیں۔ اس پر جسٹس اطہر نے کہا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صورتحال ایگزیکٹو کے بس سے باہر ہو چکی؟ عدالت نے کہا کہ کیا وفاق کو نہیں معلوم کہ اپنی ذمہ داری کیسے پوری کرنی ہے؟ سپریم کورٹ انتظامی معاملات میں کیا کر سکتی ہے؟ ریاست طاقتور اور با اختیار ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ موجودہ صورتحال سے پریشان ہیں، ملک میں ہنگامہ نہیں، امن و امان چاہتے ہیں، مگر ایسا حکم دینا نہیں چاہتے جو قبل از وقت ہو اور اس پر عمل درآمد نہ ہو۔ بعد ازاں عدالت نے عمران خان کے لانگ مارچ کے خلاف درخواست غیر مؤثر ہونے پر نپٹا دی، جبکہ عدالت نے کہا کہ اگر حالات خراب ہوئے تو نئی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ بالی میں G20 سربراہی اجلاس میں بات چیت کے چند دن بعد چین کے صدر شی جن پنگ کی جسٹن ٹروڈو پر ملاقات کی تفصیلات لیک کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ چینی صدر نے ایک ٹرانسلیٹر کے ذریعے کینیڈا کے وزیر اعظم کو بتایا کہ یہ نامناسب ہے اور ان پر مخلص پن کی کمی کا الزام لگایا۔ وہ ممکنہ طور پر ان رپورٹس کا حوالہ دے رہے تھے کہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اجلاس میں مبینہ چینی جاسوسی اور کینیڈا کے انتخابات میں مداخلت پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ بات چیت جو بند کمروں کے پیچھے ہوئی، سالوں میں ان رہنماؤں کی پہلی بات چیت تھی۔ عالمی رہنماؤں کے اب ختم ہونے والے اجتماع میں صحافیوں کے ذریعے فلمائی گئی فوٹیج میں چینی صدر اور جسٹن ٹروڈو کو ایک دوسرے کے قریب کھڑے اور ایک ٹرانسلیٹر کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ چینی رہنما نے جسٹن ٹروڈو کو میڈرن میں بتایا کہ ہم نے جس چیز پر بھی بات کی وہ کاغذات میں لیک ہو گئی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے۔ Everything we discussed has been leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的。 And that's not how the way the conversation was 如果 conducted. 有诚心，咱们就用一个互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will 有 have 些 to 可以 continue. 签署，但是创造条件，创造条件。 Let's create the conditions first. 好。 مسکراتے ہوئے اور اپنا سر ہلانے کے بعد کینیڈین وزیر اعظم نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ کینیڈا میں ہم آزادانہ اور کھلے مکالمے پر یقین رکھتے ہیں اور یہی ہم جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، ہم مل کر تعمیری طور پر کام کرنا جاری رکھیں گے، لیکن ایسی چیزیں ہوں گی جن پر ہم متفق نہیں ہوں گے۔
اس سے پہلے کہ جسٹن ٹروڈو بات ختم کرتے، صدر شی جن پنگ نے اپنے ہم منصب سے بات کاٹ دی اور کہا کہ وہ پہلے حالات پیدا کریں، اور وہ ٹروڈو کا ہاتھ ہلا کر وہاں سے چلے گئے۔ JTC کی طرف سے بڑا اعلان۔ JTC کا بینک آف امریکہ میں اکاؤنٹ کھل گیا۔ اب USA کے لوگ دل کھول کر اپنے عطیات JTC کو دے سکتے ہیں۔ بینک آف امریکہ میں JTC کا اکاؤنٹ نمبر 381066059277 ہے۔ فون نمبر +1 908 549 1364 +1 908 476 8905۔